नमस्कार, मेरा नाम है सत्संग। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं स्पेशल गेस्ट महेश वैद जी। वैद साहब साउथ हरियाणा में रेवाड़ी और गुरुग्राम से रिपोर्ट करते हैं। वैद साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत और मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। धन्यवाद सत्सिंह जी। करिए, आप करिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी सर, कल अमित शाह पंचकुला आए थे और पूरे हरियाणा के बीजेपी के नेताओं की मीटिंग थी, जिसमें अमित शाह ने विधानसभा चुनाव को लेकर के क्लियर कर दिया है कि इस बार का चुनाव नायाब सैनी की लीडरशिप में लड़ा जाएगा। यानी कि अगर बीजेपी के पास मेजोरिटी आती है तो नायाब सैनी अगले मुख्यमंत्री होंगे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री की तैयारियां तो 2014 से काफी नेता कर रहे थे, जिसमें आपके अहिरवाल से राव इंद्रजीत भी हैं, रामविलास शर्मा भी हैं और भी अनेक नेता हैं। इस घोषणा को आप कैसे देखते हैं सर? सत्सिंह जी, इस घोषणा को हम इस दृष्टि से देख सकते हैं। एक तो जो चर्चाएं अलग अलग तरह की चल रही थी कि मनोहर लाल दोबारा हरियाणा की कुर्सी संभाल सकते हैं। एक चर्चा यह भी चल रही थी कि दूसरे कई नेताओं को भाजपा मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने ला सकती है। उनमें दक्षिण हरियाणा से राव इंद्रजीत भी हो सकते हैं। एक बार फिर 2014 की तरह उन्हें हेलीकॉप्टर दे दिया जाएगा और पूरे दक्षिण हरियाणा में राउंड उनका लगवाया जाएगा। इससे ये था कि जितने ज्यादा मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे उन उन क्षेत्रों से पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकेगी, ऐसी धारणा बनी हुई थी। अमित शाह ने अपनी चाणक्य नीति से इसको स्पष्ट कर दिया है कि हमारा चेहरा केवल नायब सैनी होंगे। इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जो आगामी 100 दिन का एजेंडा है, चुनाव तक, अक्टूबर तक जो एजेंडा है, उसे नायब सैनी आगे बढ़ा सकेंगे। अब तक तो ऐसा था कि दिल्ली से, दरबार से, मनोहर लाल के यहाँ से आदेश आएगा, फिर कोई लिस्ट पर मोहर लगेगी, तब किसी आईएएस का तबादला होगा, ऐसी धारणा बनी हुई थी। अमित शाह ने नायब सैनी को आगे करके, उनका चेहरा आगे करके स्पष्ट कर दिया है कि हमारे नायक नायब सैनी है। इसलिए अब जो अफसर चाहिए अगले 100 दिन तक, नायब सैनी के चाबुक के सहारे बहुत अच्छे से चलेगी, बहुत अच्छे से दौड़ेगी, क्योंकि चेहरा स्पष्ट कर दिया गया है। और पार्टी में किंतु परंतु की स्थिति खत्म हो गई है। राव इंद्रजीत को पहले से ही पता था कि पार्टी के लिए अपना निर्णय बदलना बहुत मुश्किल है। अगर 3-4 महीने के लिए नायब सैनी को ला करके फिर उनको हटाते तो बहुत गलत मैसेज पूरे देश में जाता। लोकसभा चुनाव बेशक नहीं है, पर कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। शाख का भी सवाल होता है, क्रेडिबिलिटी भी होती है। ऐसा लगेगा कि सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, सैनियों के वोट लेने के लिए, ओबीसी के वोट लेने के लिए इनको आगे कर दिया। तो अब जो है सारी चीजें उन्होंने स्पष्ट कर दी है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से लाभ में रहेगी, ऐसा अमित शाह का मानना है, उनकी टीम का मानना है, क्योंकि ऐसा मान करके ही ये घोषणा की हुई है। मैं थोड़ा इससे इत्तेफाक कम रखता हूँ। वैद साहब, इसमें जो घोषणा के पीछे जो चाणक्य नीति आपने बात की, उसके पीछे ये सोच देखी जा रही है कि ओबीसी वोट बैंक को साधना चाहते हैं। और ओबीसी वोट बैंक हरियाणा में करीब 30% के करीब वोट बैंक माना जाता है। तो अगर नायाब सैनी के घोषणा करने से मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो राव इंद्रजीत जैसा बड़ा नेता, जिनकी अपने अहिरवाल में काफी पकड़ है, कितने बार एमपी बन चुके हैं, तो बीजेपी ने अगर ओबीसी को साधना चाहती है तो राव इंद्रजीत को मौका ना देकर कहीं ना कहीं मैसेज ओबीसी का मिलता हुआ कैसे दिखाई देगा? नायब सैनी भी ओबीसी हैं, राव इंद्रजीत भी ओबीसी है। एक ओबीसी को हटा करके दूसरे को लाना भाजपा को व्यवहारिक नहीं लगा। और भाजपा, जहां तक उनकी रणनीति का सवाल है, तो अध्यक्ष पद और मुख्यमंत्री का पद ऐसे चेहरों को देती है जो भाजपा की रीति नीति को समझते हो, संघ की रीति नीति को समझते हो, उनके एजेंडे को समझते हो। राव इंद्रजीत साफ गोई से कई बार ऐसी बात कर जाते हैं कि पार्टी को असहज होना पड़ता है, वो इन चक्रों में कम पड़ते हैं। उनका अपना दृष्टिकोण है, उनका शाही मिजाज है। वो इस बात को बोलते हुए संकोच नहीं करते कि इसका क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वह देख लेते हैं, अच्छे से सोच लेते हैं कि मुझे ये बात बोलनी है, इससे मेरे समर्थक खुश होंगे। तो इसलिए वो दक्षिण हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं। सीधे अपना नाम नहीं लेते, पर वो कहते हैं कि अब हमको दक्षिण हरियाणा के लिए मुख्यमंत्री बनाना है। उनका सीधा इशारा अपने लिए ही होता है।
और ये उनकी रणनीति उनके समर्थकों में जोश भर देती। राव जानते हैं कि उनके चांस 1% है, लेकिन जब राव समर्थकों में जोश भरते हैं तो उनके समर्थक सोच लेते हैं कि चीफ मिनिस्टर बनने के चांस 50% है। तो वो उनके लोगों को, उनके चेहरों को, उनके विधानसभा के चेहरों को ज्यादा समर्थन दे देते हैं, उससे उनको ज्यादा समर्थन मिल जाता है, और ये समर्थन जो है राव की ताकत बनता है। तो राव साहब अब अपने समर्थकों के बीच में जाके विधानसभा चुनाव में क्या कहेंगे कि आप लोग बीजेपी को वोट दो ताकि नायाब सैनी मुख्यमंत्री बन सके? ऐसा कहने से क्या समर्थकों में मायूसी नहीं होगी? देखिए सत सिंह जी, मेरे पास कल से खूब फीडबैक आ रहा है। जो मैंने पहले बात की कि अमित शाह की रणनीति अपनी है, उनकी चाणक्य नीति है, महेश वैद व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत नहीं है। बंद मुट्ठी रहती तो मेरे विचार से ज्यादा रहता अहिरवाद में। अभी राव इंद्रजीत के कई समर्थकों ने मुझसे संपर्क किया है कि भाई साहब हमारे तो चांस ही खत्म। तो एक तरह से उन्होंने चांस माने हुए थे। मेरा ये मानना है कि राव इंद्रजीत ने चांस नहीं माना हुआ था। उनकी उम्मीद ये थी कि कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे, तो उनको राज्य मंत्री रखा। लेकिन अब उनकी सबसे बड़ी उम्मीद टिकटों पर रहेगी। राव इंद्रजीत को अगर टिकटें मनमाफिक दे दी, उनके राजनीतिक विरोधियों को टिकटों से दूर रखा, तो राव इंद्रजीत संतुष्ट हो जाएंगे, वो जिद नहीं करेंगे। किन किन के लिए राहुल साहब टिकट की मांग रहेगी? देखिए, एक तो सीधी बात है बेटी के लिए, आरती राव के लिए। पिछली बार टिकट नहीं दी थी, स्पष्ट मना कर दिया था भाजपा ने कि परिवार में हम 2 टिकटें नहीं देंगे, आपको टिकट नहीं देंगे। राव इंद्रजीत ने कई तर्क दिए थे कि प्रेमलता चुनाव लड़ी है, चौधरी वीरेंद्र राज्यसभा में चले गए, वो कैबिनेट मंत्री बने, उनके बेटे ब्रजेंद्र जो है उनको बाद में टिकट दी। तो आप देखते हो उन्होंने कई उदाहरण दिए, कई परिवारों के उदाहरण दिए, लेकिन कोई तर्क नहीं माना गया। इस बार पार्टी उनका तर्क मान लेगी और आरती राव को टिकट दे देगी, ऐसा मेरा मानना है। कोई नानुकर नहीं होगी, बल्कि मुझे तो लगता है उनको आश्वस्त किया जा चुका है कि राव साहब आपको टिकट मिल जाएगी, बेटी की टिकट मिल जाएगी, और कुछ राव समर्थकों को भी टिकट दी जाएगी। विशेष रूप से भिवानी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में राव इंद्रजीत के सम्मान की चिंता पार्टी करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और उससे राव संतुष्ट हो जाएंगे, उन्हें नाराज नहीं होने देंगे। राव साहब जो है उनका प्रभाव कितनी विधानसभा सीटों पर है? अगर वो खेल बिगाड़ना चाहें तो कितनी सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं भाजपा का? देखिए, किसी को वोट दिलाना और खुद के लिए वोट मांगना दोनों अलग अलग गणित है। खुद के लिए वोट मांगने में राव का प्रभाव ज्यादा सीटों पर है, पर वोट ट्रांसफर कराने में इसका प्रभाव कम सीटों पर है। लेकिन फिर भी न्यूनाधिक हम बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले की 4, रेवाड़ी जिले की 3 और गुड़गांव जिले की जो 4 विधानसभा सीटें, इन 11 विधानसभा सीटों पर राव इंद्रजीत का प्रभाव हम मान सकते हैं। थोड़ा सा प्रभाव झज्जर के अहिर बहुल गांव में, हिसार हांसी के पास जो अहिर बहुल गांव है, भिवानी में जो अहिर बहुल गांव है, उनमें थोड़ा बहुत हम प्रभाव मान सकते हैं। हम ये मान सकते हैं एक एक दर्जन सीटों पर राव इंद्रजीत अपना प्रभाव रखते हैं। कहीं पर 2,000 वोटों का, कहीं पर 15,000 वोटों का, किसी को दिलाने का, किसी से पाने का, इतना राव इंद्रजीत ताकत रखते हैं। और पूरे अहिरवाल में उनके कद का इस मामले में दूसरा नेता नहीं है। वैसा जिस तरीके से कांग्रेस के जो गुटबाजी के कारण कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है और उससे कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या उसी प्रकार राव इंद्रजीत हैं, जैसे धर्मवीर सिंह हैं? धर्मवीर सिंह ने तो बल्कि अपना ये भी अनाउंस कर दिया कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये कहीं ना कहीं उनकी खींच थी कि उनको केंद्र में एडजस्ट नहीं किया गया, राव साहब को बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया। तो ये लोग, ऐसा सूत्र भी बताते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस के संपर्क में है। अगर ऐसा कोई निर्णय लेते हैं तो क्या भाजपा का हरियाणा में खेल नहीं बिगड़ेगा? सत्सिंह जी, इस गणित को ठीक से थोड़ा सा हमको समझना होगा। राव इंद्रजीत भी चौधरी धर्मवीर से पहले ये कह चुके हैं कि ये है मेरा आखिरी लोकसभा चुनाव, और धर्मवीर जी ने भी कह दिया है। दोनों के कहने का मतलब है कि हमारी पारी का अंत समझ लीजिए, लेकिन हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे जो बेटा और बेटी हैं, धर्मवीर का बेटा मोहित है, राव इंद्रजीत की बेटी आरती है, अब राजनीति से हम रिटायर होने जा रहे हैं, तो हमारे बेटा और बेटी राजनीति करेंगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमारे परिवार से एक ही सदस्य रहेगा, हम तो बन लिए, अब लास्ट चांस था हमारा लोकसभा सदस्य बनने का। इसलिए उन्होंने खुद को रिटायरमेंट कर दिया है ताकि पार्टी को निर्णय लेने में आसानी हो। तो पार्टी आरती को टिकट देगी। मोहित के मामले में मुझे थोड़ा संदेह है कि मोहित को भी पार्टी टिकट देगी, क्योंकि अगर मोहित की भी हाँ अगर पार्टी भरेगी
तो फिर बहुत लंबी सूची शुरू हो जाएगी। कृष्णपाल गुर्जर है, फिर तो बहुत नेताओं के बेटा बेटियां हैं, फिर तो एक लंबी सूची शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है इंद्रजीत के मामले में पार्टी समझौता करेगी, क्योंकि इंद्रजीत का जो कद है, राजनीतिक कद है, वो थोड़ा बड़ा है। और आरती खुद भी पिछले काफी समय से पार्टी की बैठकों में तो नहीं जाती। पार्टी को तो उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया हुआ है, पर उसमें तो उनकी उपस्थिति शायद ही कभी देखी गई हो। लेकिन फील्ड में वह अपने पिता के लिए, दूसरे पार्टी के जो अपने समर्थक नेता हैं उनके लिए जाती रही है, गाँव में जनसंपर्क करती रही है। इसलिए मेरा मानना है आरती राव को टिकट मिलेगी। इसलिए राव इंद्रजीत ने कह दिया है मेरा आखिरी चुनाव है। और धर्मवीर के बेटे के मामले में मुझे लगता है शायद पार्टी टिकट ना दे। और मुझे स्पष्ट आपसे करना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता ये दोनों कांग्रेस में जाएंगे। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कांग्रेस के बारे में सोचेंगे भी। हाँ, दबाव बनाने के लिए इस तरह की चर्चाएं चलती रहेगी। कांग्रेस में जाने का सवाल ही नहीं है। जो किस तरह जा सकते हैं, भाजपा तो निष्कासित करे जब जाकर के कोई कांग्रेस में जा सकते हैं। जी, वैसा अब जिस तरीके से राविंदर जीत एक फ्रंट रनर थे चीफ मिनिस्ट्री कुर्सी के लिए, अब तो रूल आउट हो चुके हैं। अहिरवाल में कौन से ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह की सोच रखते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो भी हो सकते हैं राव साहब के अलावा? देखिए, जब चौटाला सरकार गिर रही थी एक समय, तब राव नरबीर का एक बार नाम आया था। राव नरबीर का जब हम नाम लेते हैं तो वो भी एक बड़े राजनीतिक परिवार से हैं। उनके परदादा राजनीति में थे, फिर उनके दादा मोहर सिंह राजनीति में थे, फिर उनके पिता राव महावीर सिंह राजनीति में रहे, मंत्री रहे हरियाणा में। अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में उनकी टिकट काट दी थी। उसके बाद में वो लंबे समय से चुपचाप बैठे रहे थे, तिल देखो तिल की धार देखो इस राह पर चल रहे थे। नायब सैनी अध्यक्ष बने उसी दौर में, उस दौरान, उससे थोड़ा सा पहले, थोड़े से बाद में पार्टी ने सोचा कि जो जो टिकट से वंचित रह गए थे उन नेताओं को अपने साथ जोड़ा जाए। इसलिए नरबीर को पार्टी ने पहले 3 लोकसभा क्षेत्रों का, सिरसा, हिसार और एक शायद, ये 3 लोकसभा क्षेत्रों का उनको प्रभारी बनाया। और उनको अखिल भारतीय परिषद में भी जो राव नरबीर को भेजा, तो उनको राजी रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब उनकी चिंता है, जैसे कल ही सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी कि राव नरबीर सिंह भी कांग्रेसी बन सकते हैं। मैं मुझे नहीं लगता, सब तब तक भाजपा ही बने रहेंगे जब तक भाजपा से उनकी टिकट की उम्मीद जिंदा रहेगी। राव इंद्रजीत सिंह तब तक भाजपा से बिल्कुल भी दूर नहीं होंगे जब तक आरती राव की और उनके एक दो समर्थकों की टिकट की उम्मीद जिंदा रहेगी। राव नरबीर सिंह तब तक भाजपा से दूर नहीं होंगे जब तक उनकी टिकट की उम्मीद जिंदा रहेगी। वैसा मेरे बस दो सवाल बाकी हैं। एक सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा किया, और इस बार वो कांग्रेस पार्टी से यानी कि इंडिया गठबंधन के रूप में कुछ सीटें जो है वो चाह रहे हैं कि इस बार हरियाणा में चुनाव वो लड़े, उनकी एंट्री हो। और उसमें कुछ वो अहिरवाल की सीटें, कुछ नूह की सीटें मांग करें। उनको मिलेगी नहीं मिलेगी वो एक अलग बात है। लेकिन यादव पॉलिटिक्स जो है वो हरियाणा में अगर एंटर करती है, और राव साहब जो है उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए रूल आउट कर दिया है, ऐसे में क्या पार्टी को नुकसान नहीं लग रहा है आपको कि अगर समाजवादी पार्टी अगर एंटर करती हरियाणा में, और वो यादव का नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा फेस है अखिलेश यादव, अगर वो यहाँ आते हैं और वो अहिरवाल में आके बात करते हैं कि क्या आपके जो सबसे बड़े नेता, क्या उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों नहीं दी, आपको लगता है ऐसा कोई असर होता हुआ दिखाई देगा? सत्सिंह जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि हरियाणा में जो दूसरे दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बिहार से राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी पहले भी हरियाणा में बहुत प्रयास कर चुकी है। यहाँ तक कि राव इंद्रजीत के भाई राव अजीत सिंह को समाजवादी पार्टी ने अपने साथ जोड़ा था। उनको, उन्होंने कई चेहरे भी चुनाव मैदान में उतारे थे। लेकिन अब की बार जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है वह कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, तीसरे के लिए कोई जगह नहीं है। और कल अमित शाह ने भी कहा है किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले मैदान में उतरेंगे। तो पार्टी ने बहुत पहले, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, अकेला चलो बैसाखी तोड़ो। तो वो जो बैसाखी तोड़ने की छटपटाहट थी, अब दोबारा बैसाखी ना भाजपा पकड़ेगी और ना कांग्रेस किसी तरह की बैसाखी पकड़ना चाहेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन को स्तर पर हम बात करें तो जो राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो राष्ट्रीय दर्जा पाने के लिए, राष्ट्रीय दर्जा बरकरार रखने के लिए ऐसा प्रयास करते हैं कि किसी दूसरे राज्य में एक या दो सीट मिल जाए। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है। एक या दो विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को
मैदान में मैदान में आने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं राहुल गांधी। कह सकते हैं आप एक दो चेहरे उतार लीजिए, एक दो सीटें हम आपके लिए छोड़ देते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग उनकी बन सकती है, उसको गठबंधन नाम दे लीजिए। लेकिन वो है कि मुलायम सिंह की पार्टी हरियाणा में एक या दो सीट जीत ले, ऐसी व्यवस्था वो कर सकते हैं। मेवात में एक सीट हो सकती है, अहिरवाल में एक सीट हो सकती है। एक और भी बड़े नेता हैं आपके अहिरवाल में, रामविलास शर्मा, जो कि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बीजेपी को हरियाणा में जमाया और कभी गठबंधन में वो मंत्री भी होते थे। उनके भी ख्वाब थे कि वो भी मुख्यमंत्री का चेहरा बने। उनके बारे में क्या कहना है आ, आपका? रामविलास के बारे में सबसे बड़ी चीज ये है कि उम्र उनके आड़े आ रही है। अभी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के उनके नाम पर थोड़ा विचार हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर तो विचार अब नायब सैनी कर ही दिया है। तो मुख्यमंत्री के नाम पर तो विचार होना ही नहीं है। तो इसलिए मुख्यमंत्री के जो भारतीय जनता पार्टी में हम किसी चेहरे पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से ही तय हो गया है नायब सैनी रहेंगे। और उनकी उम्र इतनी है कि उससे अगली पारी की हम सोच ही नहीं सकते हैं। और ये भी कोई तय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आएगी, क्योंकि दोनों 50-50 का मैच लोकसभा में हुआ है। अमित शाह मैदान में इसीलिए उतरे हैं क्योंकि उनको आशंका है कि कहीं तीसरी पारी से हम वंचित न रह जाएं। इसीलिए अमित शाह सीधे उतरे हैं, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जैसे सीनियर लीडर को यहाँ उतारा गया है। तो इसलिए पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा हरियाणा पर जोर है। छोटा राज्य है लेकिन प्रभाव बड़ा डालता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजदीक है। दिल्ली में मीटिंग करनी हो, सभा करनी हो, तो हरियाणा की बहुत जरूरत होती है। कीमती राज्य है, हरियाणा को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, इसीलिए इसमें लगे हैं। तो रामविलास शर्मा को मुझे नहीं लगता कि कोई चीफ मिनिस्टर की रेस में देखा जाएगा। उनकी उम्र जो है वो ज्यादा हो गई। उनके लिए अब तो या तो राज्यपाल बनाने की बात चलेगी, या उनके परिवार से अब देखना है किसी को विधानसभा की टिकट देंगे या नहीं देंगे। और मनोहर लाल के और रामविलास शर्मा के और दिल्ली में कुछ बड़े नेताओं के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। सुषमा स्वराज जब तक थी, रामविलास ने अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना ली थी। उसके बाद में उनके अच्छे दिन नहीं आए। प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री बनने का चांस उसी समय था जब मनोहर लाल को बनाया गया। तो उनकी तो चांस उसी समय खत्म हो गए। वैसा मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल है। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि लीडरशिप जो होगी वो नायाब सैनी की होगी। अगले मुख्यमंत्री जो है नायाब सैनी होंगे भाजपा सरकार में अगर तीसरी बार आती है। दूसरी तरफ कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, यानी कि ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, यानी कि ये चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस नायाब सिंह सैनी होने जा रहा है। ऐसे में पूरे मैं हरियाणा मैं में मैं सत सिंह जी आपसे सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस बंद मुट्ठी रखकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा आगे नहीं करेगी किसी भी हालत में। ये कि आपको स्पष्ट कर दूं, अगर 45-50 तक का मैच रहता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा निश्चित रूप से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचेंगे, चाहे दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे चाहे भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे। अगर मैच बहुत जोरदार हुआ, कांग्रेस अच्छा मैच खेलने में कामयाब रही, स्कोर 55+ रहा, तो फिर भजनलाल जैसी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हो सकती है। कि उनके मान सम्मान में कांग्रेस कमी नहीं आने देगी। लेकिन चीफ मिनिस्टर की कुर्सी कोई दूसरा भी संभाल सकता है। हम जी कांग्रेस जी में पक्का बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं ले सकते। जी जी बिल्कुल, मैं मेरा सवाल यही था कि एक तरह से जिस तरह से पार्टी हाईकमांड ने पूरी छूट दे रखी है, अभी वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, सीएलपी के लीडर भी हैं, चुनाव भी सारा संभाल रहे हैं। एक तरह से वही एक चेहरा है जिनको पूरी फ्रीडम दी है कांग्रेस ने। हालांकि चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अभी तक कांग्रेस ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन एक बार देखा यह जा रहा है कि हुड्डा कांग्रेस को संभाले हुए हैं, दूसरी तरफ नायाब सैनी संभाले हुए हैं। तो ऐसे में जब हम सोच के 3 महीने बाद चुनाव होता है, तो उस वक्त हरियाणा का क्या सीन होगा? लोग जो वोटर्स हैं वो कैसे वोट करने वाले हैं? देखो, हुड्डा और कांग्रेस दोनों को थोड़ी देर के लिए एक कल्पना करके थोड़ा सा अलग करके देखें हम। हुड्डा के पास जाट वोट बैंक है सबसे ज्यादा, कांग्रेस के पास अनुसूचित जाति वोट बैंक है सबसे ज्यादा। दोनों मिलते हैं तो तीसरी ओबीसी बीसीए भी थोड़ा थोड़ा हवा देख करके इनके साथ आ जाता है, कांग्रेस में ताकत देख करके। अकेला भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ नहीं है, अकेली कांग्रेस इस समय कुछ नहीं है, आगे तो उभर सकती है। इसलिए दोनों की जरूरत है। इसलिए बंद मुट्ठी रख करके ऐसा दिखाया जरूर जाएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चौधर चल रही है, लेकिन पूरी चौधर नहीं चलेगी। पिछली बार की तरह जैसे 45 सीटें एंटी हुड्डा गुट जो जिसको हम कहते थे, अब तो किरण चौधरी बाहर हो गई है, उस गुट को दे दी गई थी, और 45 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक एक खेमे को दे दी गई थी। इस बार मुझे लगता है इधर कुछ ज्यादा रहेगा झुकाव, उधर कम हो जाएगा, क्योंकि किरण चौधरी भी जा चुकी है।
तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को थोड़ा फ्री हैंड पहले से ज्यादा रहेगा। और मुझे लगता है कि उसके बाद जब चुनाव संपन्न होंगे, उसके बाद अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो भाजपा इतनी कमजोर नहीं रहेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मन मुताबिक आंकड़ा आएगा। अगर आया तो, मैं सीधे नहीं कह रहा हूं, अगर आया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मन मुताबिक मन पसंद आंकड़ा आएगा, और उस आंकड़े में कांग्रेस हाईकमान की मजबूरी होगी कि हुड्डा को ही ताज सौंपे। ये मेरा मानना है। जी जी। तो वैसा अब चेहरा आपने हमें घोषित नहीं समय करेगी। दिया। जी जी, मैं समझ गया आपकी बात। तो वैसा अब आपने हमें समय दिया, सारी चीजों के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।